नमस्कार दोस्तों, सच्ची क्रम कहानी पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक अलग ही तरह के केस के मर्डर के बारे में। एक 29 साल की लड़की का खून हुआ। उसकी लाश मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। उन्हें खूनी का पता भी चल गया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस उस खूनी को कभी पकड़ नहीं पाई। आप सोच रहे होंगे कि यह पॉसिबल है। अगर पुलिस के पास खूनी की सारी इन्फॉर्मेशन थी तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए था। पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब कैसे रही? दरअसल यह कहानी ही कुछ ऐसी है जिसके बारे में आप भी जानेंगे तो आपको भी बहुत शौक लगेगा। यह कहानी है एक ऐसे खूनी की जो पुलिस के हाथ तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसे अपनी कर्मों की काफ़ी भयानक सज़ा मिली। तो कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, यह जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारी और भी नई कहानी आपको सुनने को मिलती रहे। अब कहानी पर वापस लौटते हैं। 11 फरवरी 2011 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमेशा की तरह भीड़ थी। अचानक वहां पर पुलिस को एक काला बैग मिला जो एकदम लवारिश पड़ा हुआ था। बैग को जब पुलिस ने खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसमें एक लड़की की लाश थी। उस लड़की की आइडेंटिफिकेशन के लिए पुलिस के पास कोई खास क्लू नहीं थे, सिवाय इसके कि उसकी कमर पर मोर पंख का एक टैटू बना हुआ था। पुलिस ने पब्लिक नोटिस भी जारी किए ताकि लड़की की फैमिली उससे कांटेक्ट कर सके। उस वक्त मीडिया जगत में उस लड़की को लेकर बहुत ज़्यादा सनसनी मच गई थी। उस लड़की का उन्होंने नाम दिया था द गर्ल विद द पीकॉक। टैटू के बावजूद 13 दिन के बाद भी जब लड़की की लाश को कोई नहीं पहचान पाया, तब पुलिस ने फ्रस्ट्रेट होकर खुद ही लड़की का अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। जिस दिन उसका अंतिम संस्कार होना था, उस दिन एक आदमी पुलिस के सामने आया। उस आदमी ने खुद को लड़की का पिता बताया और पुलिस को इतने दिनों के बाद उस लड़की का नाम पता चल ही गया, नीतू सोलंकी। अब पुलिस को एक लीड मिल गई थी। उन्होंने नीतू सोलंकी के बारे में और पता लगाने के लिए उसकी फैमिली और जान पहचान के लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया। नीतू की बहन अलका से बातचीत करने पर यह पता चला कि नीतू एक लॉ ग्रेजुएट थी, जिसे कोई राह चलता लड़का आसानी से छेड़ नहीं सकता था, क्योंकि वह तुरंत उल्टा जवाब दे देती थी। वह 2010 तक एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी। अचानक 2010 में ही उसने अपनी फैमिली को बताया था कि उसे सिंगापुर से एक जॉब ऑफर आया है और वह वहां जाकर शिफ्ट होना चाहती है। पुलिस यह जानकर हैरान रह गई कि अगर नीतू की जॉब सिंगापुर में लगी तो उसकी लाश यहाँ दिल्ली में कैसे मिली। नीतू की फैमिली भी इस बात को लेकर हैरान थी। हालांकि पुलिस ने नीतू की पिक्चर्स भी अखबार, न्यूज़ चैनल्स में दी थी। परिवार को लगा कि वह अगर सिंगापुर में है तो यहाँ उसका खून कैसे हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने शुरुआत में पुलिस से कांटेक्ट भी नहीं किया था। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जिसकी लाश दिल्ली पुलिस को मिली है वह कोई और नहीं बल्कि नीतू ही है, तब जाकर उन्होंने भारी मन से पुलिस से कांटेक्ट किया था। जब पुलिस ने और अच्छे से नीतू का बैकग्राउंड चेक किया, तब उन्हें पता चला कि वह कभी सिंगापुर गई ही नहीं थी। उन्होंने अपनी फैमिली से झूठ बोला कि वह सिंगापुर शिफ्ट हो गई है, जबकि वह दिल्ली में ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, जिसका नाम था राजू गहलोत। यही राजू गहलोत सस्पेक्ट बन चुका था। पुलिस का शक यकीन में तब बदल गया जब उन्होंने राजू के ही एक कजन नवीन शौकीन से कांटेक्ट किया। नवीन पुलिस का कॉल आने पर घबरा गया और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। राजू ने 11 फरवरी 2011 को सुबह नवीन को फ़ोन किया था। उससे कहा था कि उसके हाथों नीतू का खून हो गया है। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे नवीन की मदद चाहिए थी। नवीन ने जब मना कर दिया तो राजू ने खुद ही नीतू की लाश को बैग में भरकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैग फेंक दिया। आखिर कौन था यह राजू गहलोत जिसने इतने भयंकर हत्याकांड को अंजाम दिया? राजू गहलोत ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से वोकेशनल स्टडीज में ग्रेजुएशन करने के बाद टूरिज्म के मास्टर्स की डिग्री ली और फ्रेंच भाषा में डिप्लोमा किया। अपनी नौकरी वजह से
उसे एयर इंडिया कॉलोनी बसंत विहार में रहने के लिए घर मिल गया था। नीतू और वो लिव इन रिलेशनशिप में थे। उसी दौरान उन्हें पता चला कि उसका गोत्र एक ही है। इंडिया में एक गोत्र वालों को भाई बहन माना जाता है। नीतू को लगा कि अगर यह बात उसने अपनी माँ बाप को बताई तो वह कभी शादी के लिए नहीं मानेंगे। इसी वजह से उन्होंने अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा। वह दोनों कुछ टाइम अपनी अपनी नौकरी छोड़कर बेंगलोर शिफ्ट हो गए, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से उन्हें वापस 20 फरवरी 2011 को दिल्ली आना पड़ा। अब वह दिल्ली में भी किराए के मकान में रह रहे थे। धीरे धीरे बेरोजगारी और पैसों की तंगी की वजह से उनमें झगड़े होने लगे। राजू के परिवार के पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी थी। नीतू बार बार राजू को फोर्स करती थी कि अपने पिता से बात करके प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगे, लेकिन राजू उसकी बात टाल दिया करता था। नीतू एक जिद्दी लड़की थी और राजू भी गुस्सैल इंसान था। उनके बीच मुंह से होने वाली लड़ाई अब हाथापाई में बदल गई थी। नीतू अपने घर वालों को अक्सर स्काइप कॉल करती थी ताकि उन्हें लगे कि वह अभी भी सिंगापुर में ही है। उसने अपनी बहन को खून से एक दिन पहले जब स्काइप कॉल किया था तो बहन ने उसके माथे पर चोट के निशान देखे थे। उसने पूछा भी कि यह चोट का निशान कैसे लगा, लेकिन नीतू ने बोल दिया कि वह सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। इसके बाद कभी उसकी बहन को भी उसका कॉल नहीं आया था। आई तो सिर्फ नीतू की मौत की खबर। बाद में पुलिस को पता चला कि नीतू ने 11 फरवरी की सुबह राजू की बहन को कॉल किया था। वह उसे राजू के परिवार का एक फ्लैट बेचने के लिए कह रही थी। राजू की बहन ने जब मना किया तो नीतू ने उससे भी झगड़ा करना शुरू कर दिया। राजू को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसी वक्त हाथापाई हुआ, और उस वक्त हाथापाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसके हाथों नीतू की मौत हो गई। राजू ने नीतू की बॉडी को बैग में डाला। पहले उसका प्लान था कि बैग को रेलवे स्टेशन पर ही छोड़कर ट्रेन से कहीं दूर निकल जाएगा, या फिर रास्ते में ही किसी सुनसान जगह पर ट्रेन से बैग को धक्का दे देगा। वो एक ऑटो रिक्शा में बैठकर रेलवे स्टेशन तक आया, लेकिन स्टेशन पर बैग स्कैन करने वाली मशीन को देखकर थोड़ा घबरा गया। अगर बैग स्कैन हो जाता तो पता चलता कि उसके अंदर लाश है। इसी वजह से राजू ने बैग वहीं स्टेशन पर ही एक सुनसान जगह पर रख दिया और किसी से फ़ोन पर बात करने का नाटक करते हुए धीरे धीरे बैग से दूर होकर वहां से चला गया। बाद में पुलिस और मीडिया को यह बैग मिला। कातिल राजू गहलोत है यह तो सबको पता चल गया, लेकिन वह कहाँ है यह अब भी एक सवाल था। इंक्वायरी जब आगे बढ़ी तो पता चला कि राजू जिस किराए के फ्लैट में नीतू के साथ रहता था, वह महीना पूरा होने से पहले ही उसने किराया दे दिया था ताकि मकान मालिक नीतू के बारे में कोई पूछताछ ना करे। उसने मकान मालिक से कहा था कि वह विदेश जा रहा है। यह आखिरी बार था जब राजू गहलोत को उस एरिया में देखा गया। उसके बाद इंस्पेक्टर रितेश कुमार और उसकी टीम ने राजू का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसके हाथ नहीं लगा। बीच में उसके गोवा में होने की लीड मिली, जिसकी वजह से क्राइम ब्रांच की टीम वहां 1.5 महीने के लिए डेरा डाल दिया, लेकिन फिर भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। राजू के परिवार वाले भी पुलिस के टच में थे। उसके पास एक लेटर आया जिसका पता पुलिस को चला। लेटर में से एक सिम कार्ड मिला और लेटर में राजू ने अपने भाई को लिखा था कि इस सिम को लगाकर बात करें। यह सिम मुंबई के परेल एड्रेस पर लिया गया था। पुलिस वाले अभी भी उम्मीद कर रहे थे कि राजू उन्हें मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने वहां छापा मारा, लेकिन पता चला कि स्टेशन के बाहर सिम बेचने वाले के नाम पर इस सिम को लिया गया था। राजू ने उन्हें एक बार फिर चकमा दे दिया था। एक बार तो पुलिस की टीम राजू को खोजते हुए नेपाल तक चली गई थी, लेकिन वहां भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। राजू ने इस बीच लगभग 15 मोबाइल्स और 15 सिम बदला। पुलिस भी उसकी लोकेशन समझने में काफ़ी कंफ्यूज हो गई। राजू गहलोत न सिर्फ दिल्ली पुलिस को चकमा दे दिया, दिल्ली पुलिस की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आ चुका था। उसके सिर पर 2 लाख का इनाम रखा गया था ताकि जनता से उसके बारे में कोई जानकारी मिल सके, लेकिन राजू फिर भी नहीं मिला। राजू और पुलिस वालों के बीच यह चूहे बिल्ली का खेल कुछ दिनों तक और चला, लेकिन उसके बाद पुलिस का हौसला कम पड़ने लगा। अब वह धीरे धीरे इस बात का यकीन करने लगा
कि राजू ने अपनी चालाकियों की वजह से उन्हें हमेशा के लिए चकमा दे दिया है, लेकिन क्या राजू वाकई बचा रह पाया? वक्त निकलता गया। नीतू सोलंकी मर्डर केस को अब 8 साल बीत चुके थे। इस केस पर सबसे ज्यादा वक्त बिता चुके इंस्पेक्टर रितेश कुमार को अचानक 25 जून 2019 को एक कॉल आया। कॉल के दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने कहा कि जिस शख्स की उसे तलाश है वह गुड़गांव के पारस हॉस्पिटल में एडमिट है। रितेश कुमार समझ चुके थे कि जिस शख्स की यहाँ बात हो रही है वह कोई और नहीं बल्कि राजू ही है। पुलिस फटाफट गुड़गांव के पारस हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि राजू गहलोत हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। वहां पहुंचकर पुलिस को सिर्फ एक यही बात नहीं पता चली, ऐसी और भी कई बातें थी जो सामने आने लगी। राजू गहलोत काफ़ी वक्त से रोहन दहिया नाम से गुड़गांव की एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ तक कि 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट भी नकली बनवाए थे। जब राजू उर्फ रोहन दहिया के कलीग से पुलिस ने पूछताछ की तो उसकी सच्चाई जानकर वह सारे लोग एकदम शॉक्ड हो गए थे। कंपनी में काम करने वाले लोगों के हिसाब से रोहन दहिया एक बहुत ही गंभीर और मेहनत करने वाला इंसान था। कंपनी में काम करने के दौरान उसकी सैलरी भी बढ़ी और साथ ही उसके प्रमोशन भी हुआ। गुड़गांव में काम करते वक्त वह जिस घर में पेइंग गेस्ट की तरह रह रहा था वहाँ भी किसी को उस पर किसी तरह का शक नहीं हुआ था। वह बाकी लोगों की तरह काम पर जाता और कभी कभी दोस्तों के साथ अपने रूम पर पार्टी करता। कंपनी में काम कर रहे बाकी 500 लोगों की तरह रोहन दहिया भी एक साधारण एम्प्लॉय था जिसके पास्ट के बारे में कोई नहीं जानता था। वह कंपनी में सबसे एकदम तमीज़ से बात करता था और बातें भी ज़्यादातर काम से ही रिलेटेड होती थी। वह जल्द ही 8 लोगों की टीम को लीड करने लगा। राजू को रोहन दहिया के नाम से जानने वाले कंपनी के लोगों को उसकी एक आदत बहुत ही अजीब लगती थी। वह कभी भी स्मार्टफोन यूज नहीं करता था। 2019 में जब हर किसी के पास स्मार्टफोन था तब भी वह कीपैड वाले फ़ोन का इस्तेमाल करता था। अगर कोई उससे उस कीपैड वाले फ़ोन के बारे में पूछता तो उसे यही जवाब मिलता कि वह कीपैड वाले फ़ोन के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है। राजू गहलोत ने 8 सालों में अपने परिवार वालों से भी पुलिस प्रेशर की वजह से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं रखा था, जिसकी वजह से उसके कलीग को उसकी पास्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। अचानक ही राजू को लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हुई, जिसका असर उसकी दोनों किडनीज पर हुआ, जिसकी वजह से उसके कलीग ने कंपनी की ही एक इंश्योरेंस स्कीम के चलते उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। राजू डॉक्टर्स को भी अपना पूरा नाम बताने में झिझक रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसका अंत नज़दीक है, उसने अपनी सारी सच्चाई डॉक्टर्स को बता दी और फैमिली वालों से कांटेक्ट किया। 8 साल बाद राजू गहलोत के परिवार वालों को उसके बारे में पता चला जब वह हॉस्पिटल बेड पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। राजू का परिवार पुलिस वालों के सामने ही उसकी डेड बॉडी को ले गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस केस में सबसे खास बात यह रही कि राजू कोई हिस्ट्री सीटर नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपनी मौत तक हमेशा पुलिस से बचता रहा। वह बहुत ही चालाक इंसान था जिसने अपनी जाली डॉक्यूमेंट बनवाने के बारे में सारी जानकारी थी। इन 8 सालों में न जाने उसने कितनी बार अपने नामों को बदला होगा और कहां कहां रहा होगा। दिल्ली पुलिस उसे दुनिया भर में ढूंढ रही थी, लेकिन वह उनसे बस 1 किलोमीटर दूर गुड़गांव में बैठा एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रहा था। पुलिस के अनुसार राजू गहलोत के बार बार बचने में सबसे बड़ा हाथ जाली डॉक्यूमेंट का भी था। पुलिस वालों ने कहा कि देश में जाली डॉक्यूमेंट बनवाना और उन्हें यूज करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। इन डॉक्यूमेंट को बनवाने वालों के खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, जिससे पुलिस जल्दी से मुजरिम तक पहुंच सके और वह उन्हें बार बार चकमा ना दे पाए। क्या आपको लगता है कि जिस राजू गहलोत को पुलिस सज़ा नहीं दे सकी उसे कुदरत ने सज़ा दे दी? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको इस तरह की और भी अच्छी कहानियाँ चाहिए तो